स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में स्वागत है। बायोलॉजी की नवीनतम वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिरक्षा या जिसको अपन इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत या शरीर द्वारा रोगों से बचाव करने की क्षमता। तो हम दिन भर में न जाने कितने रोगाणु और रोगजनकों का सामना करते रहते हैं लेकिन फिर भी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो कारण ये है कि हमारा शरीर अधिकांश रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण से वो रोगाणु शरीर में रोग नहीं फैला पाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो एक ताकत है हमारे बॉडी के अंदर, एक ऐसी क्षमता है जो हमें रोगाणुओं से बचाती है, उन रोगाणुओं को लड़कर नष्ट करती है और हमारा शरीर है वो रोगों से सुरक्षित रहता है। तो उस ताकत को हम कहते हैं प्रतिरक्षा। तो इसका मतलब है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने की क्षमता या रोगजनकों से लड़कर उनको नष्ट करने की क्षमता। तो देखिए हमारे शरीर में अधिकांश रोगजनकों से लड़ने और उन्हें नष्ट कर शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता पाई जाती है, जिसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। और ये हर कोडेट जीव के अंदर पाई जाती है। तो अधिकांश रोगजनकों से लड़ना और फिर उनको नष्ट करना और फिर शरीर को रोगों से बचाना, ये जो ताकत है, ये जो क्षमता है अपने शरीर की, उसको अपन प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा तंत्र से मिलती है। देखिए इसके लिए हमारे शरीर में एक विकसित प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों जो रोग फैलाते हैं एवं उनके विषैले पदार्थों को नष्ट कर रोगों से बचाव करता है। अब क्या होता है कि शरीर में कई सारे रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं। वो रोगजनक प्रवेश करने के बाद कुछ विषैले पदार्थ बनाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र या तो उस रोगजनक को या उसके द्वारा जो विषैला पदार्थ बनाया गया है उस पदार्थ को नष्ट करके हमें रोगों से बचाव करता है या बचाता है। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करने वाली जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको अपन प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो एक पूरी एक शाखा चलती है इसकी इम्यूनोलॉजी, उसके अंदर हम प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो ये जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता है, अगर किसी व्यक्ति की एक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो काफ़ी रोगों से अपने शरीर का बचाव कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति की एक क्षमता है वो कमज़ोर है तो वो बार बार रोगग्रस्त होता रहता है। अब बात ये आती है कि जो हमारी ये शरीर की जो क्षमता है वो कितने प्रकार की होती है। तो प्रतिरक्षा के प्रकार या टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है। एक तो होती है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब है ये हमें जन्म से ही मिल जाती है, अपने माता पिता से ही मिल जाती है, ये जन्म से ही मौजूद होती है और सब व्यक्तियों के पास ये मौजूद होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा ये जन्म के बाद में अपन अर्जित करते हैं, जन्म लेने के बाद में उपार्जित करते हैं। वो चाहे टीकाकरण वैक्सीनेशन से अपन अर्जित करें, चाहे पहली बार किसी जीवित रोगजनक के संपर्क में आ जाएं तब ये अर्जित करें। तो सहज तो सभी को मिलती है, जो जन्म से मिल जाती है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद में अर्जित की जाती है। तो जो व्यक्ति इसको अर्जित कर लेता है वो उन रोगों से बचा हुआ रहेगा, और जो इसको अर्जित नहीं कर पाता है वो रोगग्रस्त होता रहेगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सहज प्रतिरक्षा, जिसको इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। देखिए सहज प्रतिरक्षा जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहलाती है, इसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म से मौजूद होती है। अब वो कौन कौन सी होती है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी, यह शरीर में जन्म से ही उपस्थित रहती है, अतः इसे सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। ये हमें जन्म से ही मिल जाती है। अब क्या क्या मिलती है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे।
इस प्रकार की प्रतिरक्षा सभी प्रकार के रोगजनकों के लिए समान रूप से कार्य करती है। देखिए, किसी रोगजनक के लिए एक विशिष्ट तरीके से काम नहीं करती है, ये सभी रोगजनकों के साथ समान रूप से कार्य करती है। अतः इसे अविशिष्ट रक्षा यानी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी कहते हैं, या अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहेंगे इसको हम, क्योंकि ये कोई भी रोगाणु आ गया उसके लिए समान रूप से काम करेगी, किसी रोगजनक के लिए विशिष्ट रूप से काम नहीं करेगी। सहज प्रतिरक्षा को स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। स्वाभाविक का मतलब है ये नेचुरली अपन को, और प्राकृतिक का मतलब है ये प्रकृति यानी नेचुरली सभी को प्राप्त होती है। स्वाभाविक है कि सभी व्यक्तियों को ये प्राप्त होती है, इसलिए स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहला रही है। इस प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं। देखिए, अवरोधक का मतलब है रोगाणुओं को अंदर घुसने नहीं देंगे, जो रोगजनकों या रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। अब यदि कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश कर भी जाता है तो इस प्रतिरक्षा की विशिष्ट क्रियाएं उसको नष्ट कर देती है। पहली बात तो रोग कारक को शरीर में प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा। जैसे अगर इसका सबसे बड़ा अपन उदाहरण लें तो वो हमारी त्वचा है। ये त्वचा किसी भी रोग कारक को शरीर के अंदर घुसने नहीं देती है। तो एक बहुत बड़ा एक सहज प्रतिरक्षा का ये उदाहरण है हमारी त्वचा, जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाती है। फिर भी अगर कोई शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो प्रतिरक्षा फिर अंदर कुछ विशिष्ट क्रियाएं करता है और फिर उससे उस रोगजनक को नष्ट कर देता है। अब बात ये कि सहज प्रतिरक्षा में हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से ऐसे क्रियाएं या अंग है जो हमें जन्म से ही मिल जाती है। तो सब इसके देखिए, सहज प्रतिरक्षा में 4 तरह के अवरोध या बैरियर्स पाए जाते हैं। रोध कौन होते हैं? जो सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश या रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, उनको रोध या बैरियर हम कहते हैं। तो जो हमारी सहज प्रतिरक्षा होती है वो 4 रूप या 4 प्रकार के अवरोधकों के रूप में होती है। पहला देखिए, शारीरिक रोध, जिसको हम फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। शारीरिक अवरोध मतलब शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो रोग जनकों के लिए रोधक यानी एक बैरियर का काम करेंगे। ये रोग जनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। जैसे हमारे त्वचा, स्किन, ये मुख्य रोधक है। इसके अलावा श्लेष्मा का आवरण, जिसको श्लेष्मा कला भी कहते हैं, कि जहाँ पर भी त्वचा नहीं है, चाहे वो हमारा मुख हो, मुख गुहा हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो या मूत्र जनन मार्ग हो, जहाँ पर भी त्वचा नहीं है तो वहाँ पर श्लेष्मा कला पाई जाती है, और वो श्लेष्मा कला भी रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो त्वचा और श्लेष्मा आवरण, जिसको श्लेष्मा कला भी कहते हैं, ये दोनों शारीरिक अवरोध के मुख्य उदाहरण है। तो देखिए, हमारे त्वचा पूरे शरीर को ढके हुए हैं, कहीं से भी किसी भी रोगाणु को अंदर प्रवेश नहीं करने देगी, बिल्कुल रोगाणु रोधक परत की तरह काम करती है। और श्लेष्मा का आवरण क्या करता है? मान लीजिए किसी मुख से या आंतों से, गुदा से या मूत्रजनन मार्ग से कोई रोगाणु प्रवेश करना चाहता है तो श्लेष्मा उसको वहीं रोक लेगा। दूसरा रोधक है देखिए, कार्य की रोधक, जिसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। कार्य की रोधक क्या होते हैं? शरीर में ऐसे कुछ स्राव बनते हैं जो रोगजनकों को अगर प्रवेश भी कर गया तो उसको नष्ट कर देंगे। तो देखिए, मुख में लार, तो मुख में लार होती है, उस लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो रोगजनकों को नष्ट कर देते हैं। मान लिया हमने खाना खा रहे हैं और मुख में भोजन के साथ कोई रोगाणु आ गया तो लार उस रोगाणु को, जो उसमें लाइसोजाइम एंजाइम है, उस रोगाणु को नष्ट कर देंगे, तो रोगजनक नष्ट हो जाएगा। फिर भी मान लीजिए लार से वो रोगाणु नहीं मरा तो फिर आमाशय में होता है अम्ल। तो ये इसकी पीएच लगभग 1 से लेकर 2 पीएच होती है। बहुत ही ज़्यादा सांद्र HCl अम्ल होता है। ये इतना शक्तिशाली अम्ल होता है कि किसी भी पदार्थ को नष्ट कर सकता है। तो उससे फिर अगर अंदर चला गया रोगाणु लार से बच के, तो फिर अमाशय में जाकर वो अम्ल से नष्ट हो जाएगा। तो अमाशय में जो अम्ल होता है
वो भी रोगजनक को नष्ट करने का काम करता है। तो मुख में लार बन रहा है, आमाशय में अम्ल बन रहा है, तो ये एक कार्यकी रोध होते हैं। इसके अलावा कुछ कार्य के अवरोधों में और अपन चर्चा करते हैं। शरीर का तापमान या बॉडी टेम्परेचर, ये भी कार्य के अवरोधों में शामिल है। देखिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और 37 डिग्री पर रोगजनक वृद्धि, कई ऐसे रोगजनक होते हैं जो वृद्धि नहीं करते हैं, और फिर भी अगर कोई रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा लेती है और बुखार आता है। तो बुखार आने की स्थिति में टेम्परेचर और बढ़ जाता है और बुखार आने से कई सारे रोग कारक है वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक बुखार भी हमारे शरीर के लिए कुछ मात्रा में उपयोगी एक क्रिया है, जो कि हमारे कार्य की रोधकों में शामिल है। तो शरीर का तापमान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, अगर शरीर का तापमान मान लीजिए 37 डिग्री से कम होता तो मनुष्य में ज़्यादा रोग फैल सकते थे। इसलिए 37 डिग्री का होना एक महत्वपूर्ण बात है, जिससे कई सारे रोगजनक वृद्धि नहीं करते हैं और शरीर रोगों से बचा रहता है। आँखों में देखिए आँसू आते हैं। आँखों के जो आँसू होते हैं वो भी कार्य की रोधक के उदाहरण है। तो आँखों के आँसुओं में जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, देखो लाइसोजाइम, ये भी रोगजनकों को नष्ट कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, एंजाइम्स का लाइसिस कर देते हैं, रोगजनकों को नष्ट कर देते हैं। इसी तरह से श्लेष्मा, देखिए श्लेष्मा बनता है, श्लेष्मा कला के अंदर जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, तो ये भी रोगजनकों, ये श्लेष्मा क्या करता है, ये रोगजनकों को फंसाकर उनकी वृद्धि को रोकता है और शरीर से बाहर निकालता है। जैसे हमारे श्वसन मार्ग में भी जगह जगह श्लेष्मा रहता है, श्लेष्मा का आवरण रहता है। कोई भी रोगाणु अगर अंदर चला जाता है तो श्लेष्मा में वो फंस जाता है और फिर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख में लार, आमाशय में अम्ल, शरीर का तापमान, आँखों के आंसू, श्लेष्मा का आवरण, ये सभी हमारे शरीर के कार्य की रोधक है, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, फैलने से रोकते हैं। तो ये जो दोनों अभी हमने अवरोधक पढ़े, देखिए दोनों अवरोधक जो पढ़े हैं हमने, एक तो शारीरिक रोध और एक कार्य की रोधक, ये हमारे शरीर की पहली डिफेंस लाइन बनाते हैं, यानी प्रथम रक्षा पंक्ति की तरह काम करते हैं ये दोनों। दूसरे रोधक है, तीसरे कोशिकीय रोधक, देखिए इसको सेल्यूलर बैरियर्स बोलते हैं। कोशिकीय रोधक का मतलब है इस शरीर में हमारे ऐसी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, अगर रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है तो फिर ये कोशिकाएं उसको खत्म कर देती है। हमारे शरीर में विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की WBC पाई जाती है। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल होती है अपने बॉडी के अंदर, तो वो अलग हर शरीर के हर जगह पर फैली रहती है, जो क्या करती है, रोगजनकों को नष्ट करती है। जैसे रक्त में उपस्थित न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों WBC होती है। न्यूट्रोफिल जिसका केंद्रक बहुत सारे खंडों में बटा रहता है और मोनोसाइट है वो एक किडनी शेप्ड केंद्र की वाली एक WBC होती है मोनोसाइट, जो कि ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या करती है, ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा। जैसे ही रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट डायरेक्ट उसको खा जाती है और फिर लाइसोसोम में उसको पचाकर नष्ट कर देती है और फिर कोशिका से बाहर निकाल देती है नष्ट करके। तो ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाने का काम करती है। ये मोनोसाइट क्या करती है, ये जो रक्त केशिकाएं होती है उससे बाहर निकलकर ऊतकों में चली जाती है और अपने आकार को बड़ा कर लेती है। फिर उस स्थिति में इसको हम मैक्रोफेज भी बोलते हैं। क्या कहेंगे, मैक्रोफेज। तो जब मोनोसाइट ऊतकों में पहुंचकर अपने आकार को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती है तब इस मोनोसाइट को मैक्रोफेज भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे रक्त में प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती है जिनको नेचुरल किलर सेल या NK सेल बोलते हैं। ये क्या होती है, बड़े आकार की लिम्फोसाइट होती है, लसीकाणु होती हैं। तो ये डायरेक्ट ही किसी रोगजनक को नष्ट करने का काम करती है। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जब किसी को निर्देशित करता है कि ये
रोगजनक है तो उस रोगजनक को NK सेल डायरेक्टली जाकर नष्ट करती है। इसके अलावा जो हमारे उत्तक होते हैं उसमें बहुत सारे वृद्ध बक्सकणु या मैक्रोफेजेज होते हैं। ये मैक्रोफेजेज कौन होते हैं? ये मोनोसाइट्स ही होते हैं जो अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं। तो हमारे जो अलग अलग उत्तक हैं उन उत्तकों में भी कई सारे मैक्रोफेजेज उपस्थित होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते रहते हैं। तो ये कुछ कोशिकाएं हैं जैसे रक्त में न्यूट्रोफिल मोनोसाइट WBC, इसके अलावा जो प्राकृतिक मारक सेल है और मैक्रोफेजेज है उत्तकों में, ये सभी हमें रोगों से बचाते हैं। तो ये कोशिकीय रोधकों में शामिल होते हैं। और लास्ट जो रोध है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइन रोध, जिसको देखिए ये साइटोकाइन क्या होता है, मतलब कोशिका ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका को एक कोशिका से दूसरी कोशिका की तरफ मूवमेंट करके उसको सक्रिय करके उसको संक्रमण से बचाएंगे। तो साइटोकाइन बैरियर्स देखिए क्या होते हैं कि कोई भी विषाणु या वायरस संक्रमित कोशिका है वो एक पदार्थ बनाती है जिसका नाम है इंटरफेरोन। ये याद रखिएगा, इंटरफेरोन। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन बनाती है नामक प्रोटीनों का स्रावण करती है। इंटरफेरोन जो आसपास की अन्य असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस संक्रमण से बचाती है। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इंटरफेरोन क्या होते हैं? वायरस संक्रमित कोशिकाएं जो प्रोटीन बनाती है वो इंटरफेरोन कहलाती है। अब क्या करती है, जैसे ये कोशिकाएं हैं, इस कोशिका के चारों ओर तो मान लीजिए ये कोशिका है, ये किसी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। तो ये कोशिका क्या करेगी, ये एक इंटरफेरोन रिलीज करेगी, इंटरफेरोन बनाएगी। तो जो बाकी की जो अन्य कोशिकाएं आसपास वाले उसको ये एक्टिव कर देगी, उनको सक्रिय कर देगी कि आप इस वायरस से बचिए। तो उन कोशिकाओं को ये सक्रिय करेगी और उस वायरस से बचाव करने में मदद करेगी। तो वो जो पदार्थ बना रही है ये वायरस संक्रमित कोशिका, उस पदार्थ का नाम है इंटरफेरोन। तो ये एक साइटोकाइन है जो कि सेल टू सेल मूवमेंट कर रहा है और कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये 4 रोध हैं वो हर व्यक्ति को नेचुरल या जन्म से ही मिल जाते हैं, इसलिए ये सहज प्रतिरक्षा के उदाहरण है। तो इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि सहज प्रतिरक्षा क्या है? इसके प्रमुख जो 4 रोध है उसके उदाहरण देकर उनको समझाना है। तो ये प्रश्न बन जाता है, या पूछ लेंगे आपसे कि इसमें कोशिकीय अवरोध या साइटोकाइनिन अवरोध या कार्य के अवरोध और फिजिकल या शारीरिक रोध है वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे त्वचा किस प्रकार का रोध है, तो त्वचा एक शारीरिक रोध है। आंख में आंसू या लार किस तरह का रोध है, तो वो एक कार्यकी अवरोध है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल या प्राकृतिक जो मारक कोशिकाएं होती है वो किस तरह का रोध है, वो एक कोशिकीय अवरोध है। और इंटरफेरोन किस तरह का रोध है, वो साइटोकाइन रोध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।